Assalamu alaikum students. Our today topic is about power in AC circuit. हम लोग जानते हैं कि पावर इन AC सर्किट का फार्मूला है P इज इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर के इक्वल होता है. बट दिस फार्मूला is only used for purely resistive circuit, because in the case of resistor voltage and current are in phase. When voltage and current are in phase, then the phase difference will be equal to 0. When we put cos theta is equal to 0 degree, then formula will become P is equal to V root mean square I root mean square. And in the case of pure capacitive and pure inductive circuit, power dissipation is 0. In the previous topics, AC through capacitor and AC through inductor, we have studied that in the case of capacitive circuit, current is leading the voltage by pi by 2, and in the case of inductive circuit, voltage lead the current by pi by 2. In both cases, theta is equal to 90 degree, so we can say that by putting the value of theta 90 degree, power dissipation will become 0. In the case of resistor, power dissipation maximum हमने पढ़ा, और in the case of इंडक्टर एंड कैपेसिटर पावर डेसिपेशन 0 के बारे में पढ़ा. और इन सिचुएशंस के अंदर एंगल था 0 डिग्री और 90 डिग्री. लेकिन हमने RC सर्किट और RL सर्किट के अंदर पढ़ा कि इन सिचुएशन के अंदर फेज डिफरेंस जो है वो ना तो 0 डिग्री होता है और ना ही 90 डिग्री के इक्वल होता है. In these situation, phase difference will be between 0 degree and 90 degree. So let's suppose in the case of RL series circuit, RL यहाँ पे L लेते हैं क्योंकि in the case of RC series circuit voltage lag करता है. In the case of RL series circuit voltage lead करता है करंट को by angle theta, and this angle theta lie between 0 degree and 90 degree. So in this situation, if we draw the projection of voltage on time on current, because current is the reference line, तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम वोल्टेज से करंट के ऊपर एक प्रोजेक्शन ड्रा करवाते हैं, तो प्रोजेक्शन से हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाते हैं, वी रूट मीन स्क्वायर साइन थीटा और वी रूट मीन स्क्वायर कॉस थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से कोई पावर डेसिपेशन नहीं आएगी क्योंकि इन दिस सिचुएशन एंगल 90 डिग्री होगा. तो पावर डेसिपेशन विल अकर ड्यू टू कॉस थीटा या वी रूट मीन स्क्वायर कॉस थीटा, या पावर डेसिपेशन कैन बी फाइंड ड्यू टू डैट component of the voltage due to that component of the voltage which is along the direction of current. So we can see that V root mean square cos theta is along the direction of current. So this component will participate in the power dissipation. So power dissipation will be right as I root mean square multiply component of the voltage that is along the direction of current, which is R V root mean square cos theta. So the formula will become P is equal to I root mean square V root mean square cos theta. Cos थीटा का जो फैक्टर है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे जो पावर की वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी. वी नो डैट पावर डेसिपेशन इज़ मैक्सिमम एट 0 डिग्री एंड पावर डेसिपेशन इज़ 0 एट 90 डिग्री. तो व्हेन द एंगल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, तो पावर डेसिपेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. तो ये एक छोटा सा टॉपिक है अबाउट पावर डेसिपेशन के बारे में. शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज RLC सीरीज सर्किट.
बच्चों ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट 10 ईयर में ऑलमोस्ट 10 टाइम ये आपको बोर्ड्स के पेपर के अंदर मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस वजह से इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। किसी जगह पे कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, 2 से 3 दफ़ा लाजमी सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम उन तमाम फैक्टर्स को या उन तमाम नॉलेज को रिपीट करेंगे जो हमने पहले सिंगल सर्किट के अंदर देन डबल सर्किट के अंदर पढ़ा था। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है RLC सीरीज सर्किट, तो ये एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर हमने एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है। सीरीज़ कम्बिनेशन होने की वजह से हम लोग जानते हैं सीरीज़ के अंदर करंट जो होता है वो सेम रहता है, जबकि वी जो होता है या वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है, सीरीज़ के कम्बिनेशन के अंदर जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है वो भी बढ़ती जाएगी, और कंपोनेंट की तादाद के कम होने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कम होती जाती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इन द केस ऑफ सीरीज सर्किट ऐसा होता है, जितने कंपोनेंट ज़्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एलिमेंट या कंपोनेंट की तादाद कम होती जाएगी वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो कम होती जाएगी। अब अगर हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए वेक्टर डायग्राम ड्रा करवाएं। इन द केस ऑफ रजिस्टर हमने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो इन फेज होते हैं। इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट को लीड करता है 90 डिग्री के साथ। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री के साथ। सीरीज कम्बिनेशन होने की वजह से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा थ्रू कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर के अंदर से। तो जब हम इसकी वेक्टर डायग्राम ड्रा करवाते हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ द लाइन ऑफ VR। आर के केस के अंदर वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम होते हैं या इन फेज होते हैं, सेम डायरेक्शन में लिए जाते हैं। तो सपोज कर लें यही लाइन जो है वो V रूट मीन स्क्वायर और I रूट मीन स्क्वायर दोनों की वैल्यू को इंडिकेट कर रही है। इन द केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड करता है करंट को, तो करंट को यहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन लिया हुआ है, क्योंकि करंट तमाम एलिमेंट के अंदर करंट जो है वो सेम रहता है। तो अगर मैं इसको करंट को रेफरेंस लाइन कंसीडर करूँ तो इन द केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज करंट को लीड करता है 90 डिग्री के साथ, तो मैं VL की लाइन जो है वो करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड बनाऊँगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। VL विल बी इक्वल टू I रूट मीन स्क्वायर XL के इक्वल। सिमिलरली इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड करता है वोल्टेज को, तो करंट को हमने रेफरेंस लाइन लिया हुआ है। देन वी विल ड्रा द वोल्टेज लाइन इन सच अ वे डैट इट विल लैग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। तो उसको जब हम वेक्ट्रिकली ड्रा करवाएंगे तो एक लाइन हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ये तो VL की लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में, VC की लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। AC थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बराबर होती है 1/ωc और ωc बराबर होता है 1/2πfc। तो अगर हम यहाँ पे कम्बिनेशन देखें तो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आएगा। सिमिलरली XL होता है ωL के बराबर, वैल्यू पुट करें ओमेगा की 2πfL आ जाएगा। वी कैन सी फ्रॉम दिस कम्बिनेशन डैट XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो according to frequency behavior we can see that XC and XL are opposite to each other. One is inversely proportional and other one is directly proportional. तो बच्चों देखो, जब हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ज़्यादा हो जाएगा, XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से कम होगा। R के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होता, तो इसका इफ़ेक्ट कम होने की वजह से जो सर्किट के अंदर बेसिक इफ़ेक्ट रह जाएगा वो RL सर्किट की तरह का इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि L इंक्रीज़ हो गया
एक्स एल इंक्रीज़ हो रहा है और एक्स सी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसा होगा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्स एल की वैल्यू कम हो जाती है, एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, आर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा यही सर्किट जो है वो आर सी सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। हमने लो फ्रीक्वेंसी की भी बात कर ली, हाई फ्रीक्वेंसी की भी बात कर ली। अब देखें, जब आप फ्रीक्वेंसी को 1/1 बढ़ाएंगे तो 1/1 बढ़ाने से क्या होगा, एक्स एल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एक्स एल की वैल्यू, जबकि एक्स सी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से। अब अगर हम 1/1 इसको बढ़ा रहे हैं तो इट्स मीन एक चीज़ इंक्रीज कर रही है, दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी के वेरी करने से एक रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है वो इन्वर्सली चेंज हो रही हैं। एक चीज़ इंक्रीज होगी, एक चीज़ डिक्रीज होगी। तो एक चीज़ के इंक्रीज़ होने और एक चीज़ के डिक्रीज़ होने के दौरान एक सिचुएशन ऐसी आए कि जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इक्वल हो जाती है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर के, दैट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बच्चों, इस डेफिनेशन को याद रखना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इन द केस ऑफ RLC सीरीज सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर आर इक्वल टू ईच अदर। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ओमेगा एल के बराबर है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर 1/ओमेगा सी के बराबर है। अगर इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करें 2πfl, यहाँ पे 2πfc आ जाएगा। एफ़ को इधर ले जाएं, एफ़ स्क्वायर बन जाएगा, 2π इधर डिवाइड होने के बाद 4πLC बन जाएगा। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/2πLC अंडर रूट। तो ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर। इट्स मीन अगर किसी सर्किट के अंदर हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पता हो, उसके अंदर लगाए जाने वाले कैपेसिटर और इंडक्टर के, तब हम उस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम फाइंड कर सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इन दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो सेम होगी। तो वो स्पेसिफिक जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब अगर हम इस सर्किट की इम्पीडेंस डायग्राम ड्रा करवाएं, अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रजिस्टर की वैल्यू को शो करवाएगी, वर्टिकल लाइन रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वर्टिकल लाइन है वो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को। अब देखें बच्चों, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग करता है, जबकि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है। तो इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है दोनों केसेस के अंदर। तो बिहेवियर के डिफरेंट होने की वजह से जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास उस वक्त सर्किट का जो बिहेवियर होगा वो सिर्फ रजिस्टिव सर्किट की तरह होगा। अब जैसा कि यहाँ पे अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी बात करेंगे तो इसका असर कम होगा, उस वक्त आर एल सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इन दोनों का बिहेवियर रहेगा, जबकि इसका बिहेवियर कम हो जाएगा तो ये आर सी सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इन दोनों का असर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ ये रजिस्टर अपना असर शो करवाएगा, तो ये रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एलिमेंट अगरचे सर्किट के अंदर लगे होंगे, लेकिन उन दोनों का कोई इफेक्ट सामने नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनका इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। एलिमेंट लगे होंगे लेकिन वो सर्किट के अंदर से गुजरने वाले करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे होते। तो वी कैन से डैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिर्फ रजिस्टर का बिहेवियर रह जाएगा। तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी पे आएंगे तो इन दोनों का बिहेवियर आएगा, तो ऑपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी दो एलिमेंट के आने की वजह से। और अगर
हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के पे जाते हैं तो इन दोनों का बिहेवियर सामने आएगा, नेट ऑपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है सबसे कम ऑपोजिशन जो है वो हमारे पास कब आएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जब ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो ओनली रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर होगा वो बाकी रहेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस या नेट ऑपोजिशन क्या होगी, वो सिर्फ आर के इक्वल होगी, मतलब मिनिमम होगी। बच्चों इसके बाद रेजोनेंस सीरीज सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, शॉर्ट में भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उन प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज सर्किट इज़ गिवन बाय, ये हमने ड्राइव किया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फार इज इक्वल टू 1/2 पाई LC अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा। नेट ऑपोजिशन मैंने बताया, रेजोनेंस के ऊपर सिर्फ रेजिस्टेंस की ऑपोजिशन सामने आती है जो कि सर्किट की सबसे कम ऑपोजिशन होती है। तो नेट ऑपोजिशन को इम्पीडेंस बोलते हैं। इसका मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपोजिशन या इम्पीडेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, और उसका बिहेवियर सिर्फ रेजिस्टिव होगा। तो रेजिस्टिव के केस के अंदर हमने पढ़ा कि वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो इन फेज़ होते हैं, और जब भी वोल्टेज और करंट इन फेज़ होंगे पावर फैक्टर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि कॉस थीटा पावर फैक्टर है तो कॉस 0 जब पुट करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। तो इम्पीडेंस अगर मिनिमम होगी, जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मिनिमम हो तो उसमें से करंट गुजरने की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इसका मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अमाउंट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैं करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ ड्रा करवाऊँ तो लेट्स सपोज दिस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँगा तो डबल ऑपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट होने की वजह से करंट कम हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम करूँगा फ्रीक्वेंसी, फिर भी दो कंपोनेंट की ऑपोजिशन होने की वजह से नेट अमाउंट ऑफ करंट जो पास कर रहा होगा सर्किट से वो कम आ जाएगा। ऊपर मेंशन कर चुके हैं इम्पीडेंस मिनिमम होगी लेकिन वो रेजिस्टिव होगी। तो पावर डेसिपेशन जब रजिस्टर के केस के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम, और उसका जो पावर फैक्टर होगा वो 1 के इक्वल होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, ये पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू जो है ये VC और VL की वैल्यू जो है ये वैल्यू सोर्स के करंट से ज़्यादा हो सके, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है, हर टाइम ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों ये एक डायग्राम के ज़रिए आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर 3 रजिस्टर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, और अगर आपको कहा जाए कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 15 वोल्ट के बराबर है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रजिस्टर के केस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कभी भी सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सीरीज़ के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर हमने अल्टरनेटिंग सोर्स के वोल्टेज को 12 लिया है, देन टोटल वोल्टेज अक्रॉस दीज 3 एलिमेंट विल बी इक्वल टू 12 के इक्वल होना चाहिए। लेट्स सपोज हम इसको 6 कंसिडर कर लेते हैं ताकि ये 12 के इक्वल हो जाए। और क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तीनों कंपोनेंट का सम जो होगा वो सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा, और अगर कोई आपको कहे कि रजिस्टर के केस में वोल्टेज ड्रॉप किसी एक रजिस्टर के क्रॉस 15 वोल्ट है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि रजिस्टर जो है वो हमेशा इनर्जी यूटिलाइज करता है या पावर डेसिपेट करता है। इस वजह से रजिस्टर के केस में ऐसा नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर हम एक ऐसा सर्किट लेते हैं जिसके अंदर एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हमने ये पढ़ा कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। तो इन केसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि ये इनके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सोर्स के वोल्टेज से बढ़ जाए, क्योंकि ये
कुछ वोल्टेज जो है वो अपने अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी सॉरी एनर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वोल्ट इस वजह से उसने लिखा वोल्टेज ड्रॉप या वी सी एंड वी एल, वी आर का जिक्र नहीं है क्योंकि रजिस्टर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। तो वी सी एंड वी एल मे ईच बी ग्रेटर दैन सोर्स वोल्टेज। पॉसिबिलिटी है, हर टाइम ऐसा नहीं होगा। बच्चों ये एक ऐसी मिसाल है कि अगर 3 बच्चे हैं जिनको 10-10 रुपए दिए जा रहे हैं, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो डेली अपनी कुछ सेविंग कर लेते हैं, मतलब 2-2 रुपए इन्होंने सेव कर लिए। जबकि ये क्योंकि सेविंग नहीं कर सकता, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5वें दिन इन्होंने हर रोज़ 2-2 रुपए सेव कर लिए, इसने कोई चीज़ सेव नहीं की है, तो 5वें दिन अगर इन बच्चों को पैसे मिले तो ये बच्चा तो क्योंकि इसके पास सेविंग नहीं है, तो वो सिर्फ 10 रुपए ही यूज़ कर सकेगा, इससे ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर सकता। जबकि वो बच्चे जिन्होंने अपनी सेविंग की होगी, तो वो पॉसिबिलिटी है कि उस दिन वो अगर उनको पॉकेट मनी 10 मिली है तो वो 12 यूज़ कर लें, 15 यूज़ कर लें, क्योंकि उनके पास सेविंग मौजूद है। सिमिलरली कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जो वोल्टेज ड्रॉप है, उनका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सोर्स के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कुछ वोल्टेज वो अपनी उस स्टोर शुदा एनर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से वी सी एंड वी एल में ईच बी ग्रेटर दैन सोर्स वोल्टेज। ये हमारा बच्चों आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आई होगी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से रीड करें, बुक के साथ इसको मैच करें। किसी चीज़ की समझ ना आए तो ग्रुप के अंदर शेयर करें। आई थिंक जो भी पॉइंट होंगे वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो लाजमी शेयर किया करें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।